जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9 की पॉलिटी एनसीईआरटी एमसीक्यू के फॉर्म में। पहला चैप्टर आपके सामने आएगा क्या, संविधान निर्माण। तो देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था। तो कुछ अन्य सदस्य, लगभग 8 सदस्य तो जो थे ना, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने सबसे पहले जो है भारत के एक संविधान बनाया था। ठीक है, अगला स्टेटमेंट दिया है आपका कि मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात शामिल थी। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में भी बात किया था मोतीलाल नेहरू ने अपने संविधान में। ठीक है, अगला दिया है 1931 में कराची अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी। तो आप सभी को पता है 1931 में कराची अधिवेशन जो हुआ था, वल्लभ भाई पटेल ने उसकी जो है अध्यक्षता की थी और मोतीलाल नेहरू ने जो है ये संविधान जो बनाया था उसको प्रस्तुत भी किया था इसमें। ठीक है, तो देखिए इसका स्टेप पूछा गया था, कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों कथन जो है आपके सत्य हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सन जरूर याद रखिएगा कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के द्वारा, मतलब अन्य 8 सदस्य और थे, उन्होंने मिलकर सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाया था। और 1931 वाला कराची अधिवेशन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें देखेंगे मोतीलाल नेहरू ने अपना जो संविधान बनाया था उसे जो है प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए हम डिटेल लेते चलते हैं कि कुछ इसमें और भी आपको चीजें मिलेंगी, जैसे क्या क्या सम्मिलित किए गए थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य 8 सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन ध्यान रखिएगा कि क्या क्या सम्मिलित किए गए थे, जैसे कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात इसमें शामिल की गई थी। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे देखेंगे, साथ ही 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी, अतः दिए गए सभी कथन सत्य है। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि 1931 में कराची अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है आपका कि संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। तो बिल्कुल लोगों का जो कहना है ना कि कांग्रेसी ही सारा जो है संविधान सभा बनाए थे, कांग्रेस का ही प्रभुत्व दिखता है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, आलोचकों का कहना है। वैसे बाकी उसमें जो है कांग्रेसी सदस्य नहीं थे, वो भी हमारे संविधान सभा, जो संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा हमारे संविधान के दस्तावेज को लिखने का कार्य की थी, उसी को हम लोग संविधान सभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका चुनाव, संविधान सभा का चुनाव हमने किया था, ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये जुलाई 1946 में किया था। ठीक है, चलिए तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका सही है। आगे दिया है दूसरा स्टेटमेंट, संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। तो बिल्कुल अलग अलग समूहों का आप देखेंगे प्रतिनिधित्व उसमें, यानी रिप्रेजेंट किया था उन लोगों ने। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे दिया है, संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। तो 5 लोग ही मिल जाएंगे तो विचारधारा एक नहीं होती है, तो संविधान सभा के सभी सदस्यों की विचारधारा कहाँ से एक हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे दिया है, महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप कई बार देखेंगे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे जो प्रमुख पर्सन थे, यानी आपके प्रमुख व्यक्तित्व था जो आपको संविधान सभा में या संविधान निर्माण में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा वो हैं अपने महात्मा गांधी। ठीक है, इनका जो है प्रभुत्व संविधान सभा में इनका नहीं था। ये संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही थी, जो मिलकर, उसमें महात्मा गांधी नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो भूमिका निभाई थी क्या, नहीं निभाई थी, यानी कि ये रॉन्ग भी हो जाएगा। तो अगला स्टेटमेंट, तो इसका क्या पूछा गया है, कौन से सत्य हैं। तो कौन से सत्य हो जाएंगे, आपका 1 और 2 जो है आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने दिया उसे जरूर ध्यान में रखिएगा, जैसे चुनाव हो गया आपका, महात्मा गांधी नहीं थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका डिटेल देख लेते हैं। तो दिया है डिटेल, संविधान सभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो संविधान सभा क्या थी, पूरे भारत के लोगों के द्वारा जो है एक तरह से कर रही थी कि रिप्रेजेंट कर रही थी, उनकी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी।
हालांकि उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोगों को प्राप्त नहीं था। तो ये वाला लाइन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो क्या उस समय सार्वभौमिक मताधिकार लागू था? तो उस समय सार्वभौमिक मताधिकार लागू नहीं था। आप देखेंगे 1935 एक्ट जो था आपका, उसके तहत शिक्षा, धन, इन सब चीजों पे जो है मत देने का अधिकार लोगों को प्राप्त था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे दिया है, इसलिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकी थी। तो जनता ने प्रत्यक्ष रूप से जो है अपने संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उनका चयन नहीं की थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से की थी। ठीक है, तो कहीं अप्रत्यक्ष लिखा हो तो आप उसको टिक करेंगे कि हाँ अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया गया था। सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों सन 1937 में प्रथम प्रांतीय असेंबली तथा सन 1946 में द्वितीय प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए थे। तो यही 1946 जो है ना जुलाई, ये कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन। ठीक है, सन भी है, वो मंथ भी याद रखिएगा, जुलाई। आगे दिया है, इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। तो प्रभुत्व तो था, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं था। कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह व विभिन्न विचारधारा के लोग थे। सामाजिक रूप से इस सभा में हर समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। जैसे देखेंगे ज्यादातर इसमें वकील देखने को मिलते हैं, इसीलिए संविधान को जो है बहुत से आलोचकों ने, जैसे आइवर जेनिंग्स हो गए, उन्होंने कहा था, आइवर जेनिंग्स ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना था इसलिए मैं बता दे रही, आइवर जेनिंग्स। ठीक है, इन्होंने कहा था क्या कि बहुत सारे वकील थे, तो जो टिपिकल वर्ड्स यूज किए गए हैं ना संविधान में हमारे, जैसे कि बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे जो आपके समझ से बाहर होगी, है ना, उसको समझना पड़ता है, एक शब्द का अर्थ अलग निकालना पड़ता है। तो इसीलिए आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये जो टिपिकल वर्ड यूज किए गए हैं, इससे पता चलता है कि हमारा संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, तो वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था संविधान को? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ठीक है, बहुत से सदस्य संविधान सभा में ऐसे भी थे जो गैर कांग्रेसी थे, तो गैर कांग्रेसी भी उसमें थे। ठीक है, तो जो कथन दिया था वो बिल्कुल सत्य था। ठीक है, तो कुछ चीजें ये सब जो है याद रखिएगा आप लोग कि वयस्क मताधिकार के तौर पे नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, ऊपर से जो है उसमें ज्यादा वकील थे, तो उसके टिपिकल वर्ड यूज करने की वजह से आइवर जेनिंग्स ने संविधान को जो है हमारे कहा था कि संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे उसी में और डिटेल भी दिया है कि इस सभा में देश के लगभग सभी समूहों व विभिन्न विचारधारा के लोगों का प्रतिनिधित्व, तो विभिन्न विचारधारा के लोगों का प्रतिनिधित्व था। इस सभा में उपस्थित सभी सदस्य की विचारधारा एक नहीं थी। साथ ही देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गांधी जी, ध्यान रखिएगा, इस सभा में शामिल नहीं थे। हालांकि गांधीवादी विचारधारा के समर्थक इस सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो गांधी जी एक बड़ा व्यक्तित्व थे उस समय, तो इनसे जो है इनके जो विचारधारा थी उनसे प्रभावित तो बहुत से लोग थे। जैसे देखेंगे आप संविधान सभा में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो गांधी जी के जो है भक्त थे। तो आपको गांधीवादी विचारधारा आपको संविधान में जरूर देखने को मिलेगा। जैसे आर्टिकल 40 ही देख लीजिए, उसमें हम गांधी जी के विचारधारा को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, हमारे संविधान का आर्टिकल 40। कई बार ये भी एग्जाम में बना है कि हम संविधान कौन से आर्टिकल में गांधी जी की विचारधारा को देखने को मिल सकता है, तो ग्राम स्वराज्य वाला, तो आपको आर्टिकल 40 में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के मतलब निर्माता कहे जाते हैं, संविधान बनाने वाले जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा भीमराव अंबेडकर के बारे में। आगे दिया है स्टेटमेंट कि इनके कथनों पर विचार हमें करके बताना है कि कौन से कथन जो है सही है। तो वह भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत में प्रबल समर्थक थे। तो ध्यान रखिएगा कि जो अपने भीमराव अंबेडकर थे वो किसी भी प्रकार का भेदभाव को जो है टॉलरेंस नहीं करना चाहते थे, वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखना चाहते थे भेदभाव को और गैर बराबरी का। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये प्रबल समर्थक यानी कि मजबूत समर्थक थे। ठीक है, पूछा गया है कौन से कथन सत्य हैं, तो ये पहला सत्य हो जाएगा। अगला दिया है अंबेडकर गांधी व उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। तो आप सभी को पता है कई आलोचकों ने ऐसा भी कहा है कि शायद इतना हाथीनुमा संविधान इसीलिए बन गया, अंबेडकर जो है उनका जो संविधान निर्माण करने में एक प्रमुख भूमिका निभाए थे, आप सभी को पता है। तो उसमें वो क्या थे, अंबेडकर जो है ना गांधी के विचारधारा के समर्थक नहीं थे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तभी तो आप लोगों ने दलित देखा होगा, आपने पूना आपका समझौता देखा होगा, उसमें सीट बढ़ाने के लिए तो गांधी जी जो है ना अंबेडकर जी से मिले थे। ठीक है, तो बाद में अंबेडकर जी जेल में जाके मिले थे। तो ध्यान रखिएगा गांधी जी और अंबेडकर जो है ना एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा विपरीत चलते थे।
ठीक है, तो ये क्या पूछा था, कौन से कथन सत्य है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही था, तो केवल एक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त है, मतलब कि पूरी तरह से रिमूव कर देना। भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी दोनों ही समर्थक थे, लेकिन विचारधाराओं में थोड़े से उनके क्या थे, अंतर थे। गांधी जी कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। गांधी जी का मानना था कि जो व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी वर्ग के कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ा विरोध करते थे। अतः कथन जो आपका एक दिया था वो सत्य था और दूसरा कथन जो था असत्य था। ध्यान रखिएगा, गांधी जी जो है जातिवाद को बढ़ोतरी नहीं कर रहे थे, वो उनका कहना था कि जिस व्यवसाय में जो है निपुण है उसी व्यवसाय के साथ अगर वो आगे जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, उनके मतलब भाव जो हैं वो गलत तरीके से नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि पहले आएगा 5, फिर आएगा आपका 1, इसके बाद ये एक्चुअली क्या है, संविधान की उद्देशिका जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कौन से वर्ड किसके बाद आते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए डिटेल में ही देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन जाता है। और उद्देशिका जो है प्रस्तावना को ही कहा जाता है, संवैधानिक भाषा में बोलेंगे तो आप उद्देशिका हो जाता है। ठीक है, और उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और संविधान की उद्देशिका को जो है प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने क्या कहा था, राजनीतिक कुंडली जनपत्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अबुल कलाम आजाद की विशेषता के संदर्भ में सत्य है, तो क्या सत्य है, तो वे शिक्षाविद थे। आप सभी को पता ही है, स्वतंत्रता के बाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे, अबुल कलाम आजाद। दूसरा आपको दिया है लेखक, तो बिल्कुल इनकी कई सारी बुक्स हैं जो आप देखने को मिल जाएगा आपको अबुल कलाम आजाद की। उसके बाद धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, बिल्कुल थे। अरबी के विद्वान थे, ये भी सही है, तो इनका जो है उपयुक्त में से सभी थे ये। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद के बारे में थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अब डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है, अबुल कलाम आजाद का जन्म सऊदी अरब में हुआ था, ध्यान रखिएगा। वे शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता व अरबी के विद्वान होने के साथ साथ कांग्रेस के अग्रणी नेता भी थे। सबसे ज्यादा समय तक भी कौन रहे हैं आपके, तो अबुल कलाम आजाद रहे हैं। और सबसे कम उम्र के भी कौन अध्यक्ष रहे हैं, तो यही रहे हैं। ठीक है, वे मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के धुर विरोधी थे, यानी कि मुस्लिम अलग हो हिंदू अलग हो इसके जो है वो बिल्कुल समर्थक नहीं थे। ठीक है, वे स्वतंत्रता के पश्चात गठित पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपके क्या थे, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से युग्म जो है सुमेलित है। तो सारे जो दिए हैं वो सुमेलित ही हैं, लेकिन आपको याद भी रखना है, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल जो है अंतरिम सरकार में गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री थे। ठीक है, अगला जो दिया है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये 11 दिसंबर 1946 को दूसरे अध्यक्ष बनाए गए थे और ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, क्योंकि पहले जो थे सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे दिया है H.C. मुखर्जी, तो संविधान सभा के ये उपाध्यक्ष थे। जॉन मेथाई क्या थे, तो अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, H.C. मुखर्जी एक उपाध्यक्ष थे, एक और उपाध्यक्ष थे, वो नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में चाहे तो बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है आपके मिलान जो किया गया था वो सही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की स्थिति को अंगीकृत किया गया था, तो ये आप सभी को याद ही होगा, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किसने अंगीकृत किया था, तो संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया तो किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन जो है आपके सही है। तो दिया है, राजेंद्र प्रसाद क्या चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे, तो बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, और कृष्ण शुक्ला जो थे वो आपके
राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था बिहार में। तो ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया है सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ना कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट जो है 1917 में देखेंगे आप, वो जो है आपकी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम भारतीय पूछे तब आपकी सरोजनी नायडू हो जाएगी। और ये कब रही थी? तो 1925 में रही थी, कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, आगे दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो भारतीय जनसंघ है ना, वो 1951 में इन्होंने क्या किया था, इसका एस्टेब्लिश किया था। और यही भारतीय जनसंघ जो है आगे चल के 1980 में आप देखेंगे बीजेपी के नाम से जाना जाने लगा। और बीजेपी का जो आपका एक स्टेटमेंट है वो क्या है, राष्ट्रवाद। ठीक है, हिंदुत्व पे ज़्यादा विश्वास रखती है ये जो दल है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो 1980 में पुनर्जीवित थी इसी का, भारतीय जनसंघ का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब इसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई थी। और आगे जो भी मैंने फैक्ट बताया था वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, ये कब किए थे, तो 1951 में किए थे। और यही आगे चल के जो है पुनर्जीवित हुआ 1980 में, जो है आपका क्या बन गया, बीजेपी बन गया। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। इसका जो है अपॉइंटमेंट कब किया गया था, यानी कि प्रारूप समिति का जो है गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जा रहे हैं आजकल कि भीमराव अंबेडकर की जो अध्यक्षता में आपकी प्रारूप समिति थी उसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और यही अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति का भी अध्यक्ष पूछ दिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न दिया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए थे, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि आपका जोड़ा गया था समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद आपका जोड़ा गया था अखंडता। चलिए आगे चलते हैं। अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है चुनावी राजनीति। तो पहला प्रश्न है, भारत में होने वाले चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ अंतराल में अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं उन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। अब यहाँ आपसे जो है आम चुनाव की परिभाषा जो है पूछी जा रही है। तो यहाँ से स्टेटमेंट के साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि हम इसे आम चुनाव किसे कहते हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट दिया है, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए पद के लिए जो चुनाव होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है बीपीएससी के एग्जाम में, अभी पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है एग्जाम बीपीएससी बिहार का, उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो एसटी का सीट होगा वो इस पे एसटी व्यक्ति ही है जो चुनाव के लिए मतलब कि लड़ सकता है। अगला दिया है स्टेटमेंट, लोकसभा चुनाव के लिए देश के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कुल 545 सीट है, जिसमें देखेंगे 543 के लिए निर्वाचन होता है, क्योंकि 2 जो है एंग्लो इंडियन के लिए जो है संरक्षित रखा जाता था, जो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो चलिए इसका डिटेल भी थोड़ा सा देखते चलते हैं, क्योंकि डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट जो है मिल जाते हैं। दिया है, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ अंतराल में अलग अलग दिन या चुनाव होते हैं, उन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए पद के लिए जो चुनाव होते हैं उन्हें हम उपचुनाव कहते हैं। संविधान में कमजोर वर्गों के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए भी, ठीक है, आप देखेंगे 84 और 47 सीट जो है आपका संरक्षित मिलेगा आपको। ठीक है, आगे दिया है कि जहां से सिर्फ और जहां मतलब जिसका सीट रहेगा एससी का रहेगा तो एससी ही लड़ेगा, और एसटी रहेगा तो एसटी ही लड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप, लोकसभा व राज्य विधानसभा में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा चुनाव में देश को 543 यानी कि 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। इन सीटों के निर्वाचन व्यक्ति सांसद कहलाते हैं। तो ठीक है,
सांसद भी किसे कहते हैं ये भी आपको यहाँ पे दिख गया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, राज्य की सीटों का आवंटन किस सूची में किया गया है, तो 4th अनुसूची में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को व्यवस्थित किया जाता है। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। मतदाता सूची कौन करता है, चुनाव आयोग करती है। वह 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। आर्टिकल 326 में आप देखेंगे, 325 और 326 में देखेंगे आप, ये सब जो है मतदाता के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा। अगला दिया है 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। तो हमारे भारत में वयस्क मताधिकार का और वयस्क का एडल्ट होने का क्या एज रखी गई है, तो 18 वर्ष रखी गई है, ठीक है। जबकि ये चीजें देखेंगे हर कंट्री में अलग अलग होती हैं। जबकि विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष रखी गई है। या लोकसभा का चुनाव भी 25 वर्ष जो है आपका एज रखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कथन जो है आपका सही था। चलिए आगे देख लेते हैं। ये चीजें तो हमने ऊपर देखी ली क्वेश्चन में। यहां देख लेते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जबकि लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के उम्मीदवारों हेतु आपका 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, आयु होना चाहिए। और राष्ट्रपति का 35। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। पूछा गया है कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। तो हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। तो आप सभी को पता है हमारे चुनाव जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से और आपका निष्पक्ष रूप से करवाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। तो बिल्कुल नहीं, ये सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। सत्य पूछा था तो सिर्फ एक आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। तो भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी व स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल में भी इसको जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये संवैधानिक निकाय हो जाएगा। जो देश में चुनाव करवाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने कार्यों के निष्पादन में निर्वाचन आयुक्त कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं, अर्थात नियुक्ति के पश्चात निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति व कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते। अतः कथन 2 जो था आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना, बिल्कुल ट्रू है। ये क्या होगा, संविधान मतलब कि आपके आचार संहिता का उल्लंघन करेगा ये, है ना, तो ये सही हो जाएगा। अगला दिया है स्टेटमेंट उम्मीदवार द्वारा वादा करना कि चुने जाने पर, अच्छा यहाँ पे चुने जाने के बाद की बात की जा रही है, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ियां चलवाएगा। तो ये चुने जाने की बाद की बात की जा रही है, तो ये आचार संहिता का कहीं से भी उल्लंघन नहीं कहलाएगा। तो ये पूछा क्या था, उल्लंघन से संबंधित है, तो ये आपका आंसर से जो है कट जाएगा। अगला दिया है उम्मीदवार या उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वायदे को लेकर कंबल बांटना। तो ये भी क्या है, आचार संहिता का, यानी कि प्रलोभन दे रहे हैं ना जाके वहाँ पे कि हमें वोट देंगे। तो अगर चुनाव के पहले कुछ प्रलोभन जो है दिया जाता है, जैसे शराब हो गई, आपकी कंबल हो गई, पैसे हो गए, ये सब चीज़ें क्या है, प्रलोभन देते हैं, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इसके साथ आएगा। अगला देखते हैं स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट दिया है उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को मंदिर में ले जाकर उनको अपने उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाना। तो ये तो बिल्कुल जबरदस्ती है, तो ये तो बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन करना हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आंसर में आएगा। यानी कि 1 आपका 2 1 3 4 आपका जो है ट्रू था, है ना। 2 नंबर जो था वो चुनाव के बाद का था, तो वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन से कथन जो है आपके इसमें सही हैं। तो जितने भी आपके कथन दिए गए हैं ये सही हैं, इसलिए इसको देखते चलते हैं। चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है। तो बिल्कुल ये सही है आपका। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करता है। तो ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग ही आचार संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार को
और पार्टी को सजा देता है। चुनाव के दौरान आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इससे सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल होता है। तो आप लोग कई बार देखे होंगे कि कोई भी सरकार आती है तो कई अधिकारियों का जो है ट्रांसफर करवा देती है ना। तो ये सब चीजें क्या है इसमें शामिल की गई हैं दुरुपयोग को रोकने की। अगला दिया है चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का नियंत्रण सरकार के हाथ में ना होकर चुनाव आयोग के हाथों में होता है। वे आयोग के अधीन ही काम करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा चुनाव आयोग जो है वो कई सारे अधिकारियों को जो है अपने मतलब काम के लिए तैनात करता है। ठीक है, वो सरकार से जो है इसकी हेल्प लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो थे आपके ट्रू थे। ठीक है, अब देखिए चुनाव आयोग जो है ना सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगा सकता है। यदि चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्रों में मतदान जो है ठीक से नहीं हुआ है तो वह उन क्षेत्रों में पुनः चुनाव करवा सकते हैं। यानी जो पहला चुनाव हुआ है अगर उसमें उसको संदेह हो जाता है तो वो रद्द कर सकता है। ठीक है, यदि शासक दलों को चुनाव आयोग के कामकाज से परेशानी होती है तो उन्हें भी चुनाव आयोग का निर्णय मानना ही होगा। यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र व शक्तिशाली ना होता तो यह संभव नहीं होता। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव से भी विवाद होता है तो कहाँ जाता है, तो ये उस समय चुनाव आयोग के समक्ष नहीं जाता, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनाव प्रणाली के संदर्भ में नीचे दिए गए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। यह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, तो इसका हो जाएगा आपको 18 वर्ष से ऊपर। अभी देखा ही हमने कि सार्वभौमिक और वयस्क का क्या डेफिनेशन है, तो 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार दिया जाता है। ठीक है, और मतदाता सूची में वही शामिल होते हैं जो 18 वर्ष जो है फुलफिल कर लिए होते हैं, पूरा कर लिए होते हैं। आगे दिया है आपका कि कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, तो ये हम यहाँ पे आगे देखेंगे। चलिए इसके डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि सामने सामने ये आपका आंसर जो है नहीं आ पा रहा है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमने देख ही लिया। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण रखना, 84-47 है ना। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या होता है कि सभी को पार्टी बनाने तथा चुनाव लड़ने की आज़ादी हमारे भारत में दी गई है, तभी तो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है। एक मत एक मोल का मतलब होता है कि हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखते हैं, मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं, बिल्कुल एक एक है। अगला दिया है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है, तो ये बिल्कुल गलत है, सभी में समान नहीं है। अगला दिया है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं जो चुनाव पे बहुत प्रभावित भी करता है, तो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था है, तो 1/3 आप देखेंगे फीमेल्स के लिए आरक्षण का व्यवस्था है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या है, ट्रू है, तो यानी गलत पूछा था, असत्य, तो सेकेंड नंबर जो है आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि कहीं कहीं साथ आगे दिया ही है। चलिए इसी को देख लेते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान नहीं है। दिल्ली की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 7 है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि दिल्ली की लोकसभा की सीट कितनी है, 7 है। जम्मू एवं कश्मीर में 5 है और आपका दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में 2 तथा चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, पुडुचेरी व लक्षद्वीप में 1-1 लोकसभा सीट है। तो जितने भी आपके टेरिटरी हैं वो दे दिया गया यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न दिया है, 61 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये संशोधन हुआ था, तो उस समय कौन थे, राजीव गांधी थे। ध्यान रखिएगा 61 संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में हुआ था। मतदान करने की आयु जो थी पहले 21 ईयर हुआ करती थी, बाद में उसको 18 ईयर कर दिया गया और अब जो है 18 ईयर ही है। ठीक है, उस समय जो आपके 18 वर्ष करने का कार्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। अब हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें यह बताना है कि आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं
मतलब निर्वाचन के लिए जो सीटें जो हैं आरक्षित की जाती हैं उससे संबंधित कथन को देखना है और विचार करके बताना है कि क्या सही है। तो चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का विशेष व्यवस्था किया गया है। तो ये बिल्कुल क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है आपका। अगला स्टेटमेंट दिया है, स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अभी मैंने बताई 1/3 जो है आपका स्थानीय निकाय में देखेंगे चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं पे आपका 50% भी यानी 1/2 भी आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, जैसे बिहार हो गया आपका, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सत्य पूछा था तो केवल एक आपका जो है स्टेटमेंट जो था आपका ट्रू था, दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था की गई है। अतः कथन एक जो था सत्य था। स्थानीय निकाय के निर्वाचन में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं, यानी कि 1/3 तो न्यूनतम उस पर फीमेल्स तो होंगी ही होंगी, अपर लिमिट नहीं सेट की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है संस्थाओं का कामकाज। तो चलिए देखते चलते हैं। प्रश्न है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य व्यवस्था के बारे में देखना है और बताना है कि कौन से कथन जो है आपके असत्य हैं। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। तो पहला नागरिक भी होता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, और संविधान के द्वारा प्रदत्त जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है वो कौन है, राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक देखा जाए जो आपकी कार्यपालिका में जो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। तो ये भी बिल्कुल आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है, बिल्कुल नहीं। मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आपके सलाह से ही करता है। यही पे आपका राष्ट्रपति जो है पंगु हो जाता है, क्योंकि मंत्री परिषद जो है उसका चुनाव को नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के अनुसार किया जा रहा है ना। आर्टिकल 74 आप जब संविधान में देखेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला दिया है, संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति तो सबसे अभिन्न अंग माना जाता है एक तरह से। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों मिलकर ही जो है संसद के अभिन्न अंग माने गए हैं। ठीक है, बिना राष्ट्रपति के तो कोई भी जो विधेयक है वो विधि बन ही नहीं पाता। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट असत्य पूछा था तो कौन कौन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी वही करता है, जैसे प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जो है अपने, है ना। आगे दिया है, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका जो है इससे जो है क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते, पूछा है कि कौन से कथन जो है आपके इसके सही है। तो सारे स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको थोड़ा सा देखते चलिएगा। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। तो ये बिल्कुल ट्रू है। इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया था। तो ओबीसी के मैटर में जो है ये मंडल आयोग जो है स्थापित की गई थी, यानी गठन किया गया था 1979 में। मोरारजी देसाई जो है उस समय पीएम हुआ करते थे। ठीक है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरी में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27%, ये भी ध्यान रखिएगा, 27% आरक्षण के देने की सिफारिश की थी। जब आगे देखेंगे आप बीपी मंडल जो है, बीपी मंडल थे और बीपी सिंह जो है आगे आएंगे, प्रधानमंत्री वगैरह बनेंगे, तो ये जो है चीज़ें आगे लागू की जाती हैं। तो ये पूछा था कौन सा कथन सत्य है, तो ये उपयुक्त सभी कथन जो दिए थे बीपी मंडल आयोग के बारे में वो ट्रू थे। ठीक है, तो इसका डिटेल देख लेते हैं। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है बना है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये काका कालेलकर की अध्यक्षता वाला जो दिया गया ना पिछड़ा जाति आयोग का, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे। 1969 में
1979 में 1979 में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय देने का जिम्मा दिया गया था। 1980 के इस आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश भी की थी। 1993 में इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद वर्ष 1993 में 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। ठीक है। आरक्षण के संबंध में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत सरकार के फैसले को वैध घोषित किया था। साथ ही न्यायालय ने पिछड़े वर्ग में अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोगों को इस आरक्षण का लाभ ना देने का भी निर्णय लिया था। यानी कि आप क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आप ओबीसी में देखेंगे, दो तरह की कैटेगरी जो है बांटी जाती है, वो भी निर्णय इसी में लिया गया था। ठीक है। सरकार को इसे सुनिश्चित करने को कहा भी गया, जो उस समय प्रेजेंट सरकार थी उसको सुनिश्चित करने यानी कि लागू करने का भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आदेश दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न दिया है, सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल ये शामिल है आपका। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना, तो सरकार इसीलिए बनाई जाती है, रोड, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों को जो है आपका सरकार जो है विकास करे। ठीक है। कर इकट्ठा करना, तो टैक्सेस जो है वसूलती ही है सरकार। सेना, पुलिस व न्यायालय का संगठनिक विकास करना, यानी कि सांगठनिक विकास करना मतलब कि एक अच्छे से व्यवस्थित विकास करना, सेना का भी, पुलिस का भी और न्यायालय का भी। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है इसके कार्यों में शामिल है, सरकार की जिम्मेदारियों में आते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। पहला दिया है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये आपको अभी देखे ही संसद कहा जाता है। कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है, तो विधि का निर्माण कौन करता है? यही लोग करते हैं। सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संस्था है। उस समय न्यायालय नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी ट्रू है आपका। तो ये पूछा था कौन से कथन जो है सत्य है, तो सभी उपयुक्त जो दिए गए कथन है वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब इसका डिटेल भी थोड़ा सा देखते चलते हैं। तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है। तो कई बार ये एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है, तो वो कौन होती है? संसद होती है। विधि निर्माण की प्रक्रिया यहाँ संपन्न होने के कारण इसे विधायिका भी कहा जाता है। तो विधि कौन बनाते हैं? विधायिका लोग बनाते हैं। सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक मसलों और किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर बहस या चर्चा के लिए भी संसद ही सर्वोच्च संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, राष्ट्रपति के बारे में बताना है और बताना है कौन से कथन जो है आपके असत्य हैं। चलिए, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो हमने अभी देखा ही, राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा? पूछा था असत्य कौन से है, तो स्टेटमेंट 2 आपका जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है आपका कह रहा है ना कि दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। यहीं पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, लेकिन उसके लिए किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं होता। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य होता भी है तो नियुक्ति से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। ठीक है। तो यानी राष्ट्रपति किसी भी जो आपका सदन है उसका अंग नहीं होता, सदस्य नहीं होता। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं और बताना है कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। किसी सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सामान्य विधेयक के पारित करने के लिए ठीक है ऐसा कोई इंपॉर्टेंट विधेयक है जिसमें क्या हो रहा है कि दोनों जो सदन है वो मतभेद कर रही है और उसको लागू करने में देर कर रही है, तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 108 देखेंगे, उसके तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। साथ में अब अध्यक्षता की बात हो रही है, तो अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति ना करके आपका स्पीकर करता है। ठीक है। लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है।
तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और थोड़ा सा आप लोग आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगला स्टेटमेंट दिया है, लोकसभा द्वारा सरकार के बजट धन संबंधी विधेयक को पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा उसे पास होने से रोक नहीं सकती है। तो बिल्कुल आर्टिकल 109 आप जब देखेंगे उसमें आपको अच्छे से बताया गया है कि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही आपका प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा जो है उसको राज्यसभा को भेजती है। 14 दिन तक जो है अपना रखेगी राज्यसभा, नहीं भी देती है तब भी वो पारित माना जाता है। राज्यसभा चाहे तो वो सुझाव दे सकती है कि जो ये धन विधेयक है इसमें जो है आप कुछ चेंजेस करें। अब ये लोकसभा पे डिपेंड होता है कि वो उसको चेंज करे या ना करे, उसके लिए वो बाध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आगे दिया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो बिल्कुल मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होगी, आपका लोकसभा के प्रति। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित जो है पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। और आप देखेंगे लोकसभा जो है राष्ट्रपति भंग कर देता है। वहीं पर राज्यसभा पूछा जाए भंग हो सकता है क्या, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, वो एक अस्थायी निकाय है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था, कौन से कथन सत्य हैं, तो 2 और 3 आपके सही दिए हुए थे, पहला गलत दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए जो डिटेल था वो यहाँ पे दिया ही है, तो देख ही लेते हैं। किसी भी सामान्य विधेयक को पारित होने के लिए संसद दोनों सदनों की सहमति होना आवश्यक है। यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में सहमति ना हो तो संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर करते हैं, ठीक है। अगला दिया था, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना अधिक रहती है। तो लोकसभा हर जगह थोड़ा सा प्रभावित तो होता ही है। बजट व धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। लोकसभा में धन विधेयक व बजट पारित होने पर राज्यसभा जो है सिर्फ 14 दिनों तक उसे अपने पास रख सकती है या उसमें संशोधन का जो है सुझाव दे सकती है, ध्यान रखिएगा। इन संशोधनों को मानना या ना मानना लोकसभा की मर्जी पर निर्भर करता है। और ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रपति है ना, जब तक उससे परमिशन नहीं लिया जाता है, धन विधेयक जो है आपके लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और अगर लोकसभा में प्रस्तुत हो जाता है धन विधेयक तो राष्ट्रपति भी अपना सुझाव दे सकता है, एक बार भेज सकता है कि हाँ ठीक है आप इसको थोड़ा सा मतलब देख लो, लेकिन उसको जो है मना नहीं कर सकता कि हम उस पर जो है पारित नहीं करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पर क्या कमजोर दिखते हैं। आगे दिया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से, ठीक है। और ऐसे देखेंगे तो राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। सत्ता में वही पार्टी रह सकती है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा अविश्वास प्रस्ताव जो है लाने की बात की जाती है, ठीक है। तो लोकसभा में अगर जिसको विश्वास मत प्राप्त नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाता है, भंग कर दिया जाता है, ठीक है। अगर लोकसभा में बहुमत होने की स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। अब दिया है कथन कौन से जो है सत्य हैं आपके बताने हैं। तो सभी तकनीकी मामलों में मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं तथा निर्णय अपने विवेकानुसार करते हैं। किसी भी मंत्री से अपने मंत्रालयों के मामले में विशेषज्ञ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये तो बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। सभी अधिकारियों के समूह को सरकार की नीतियों को मूर्त रूप देने के कारण कार्यपालिका कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट दोनों जो है आपके सही है। चलिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन जो है आपके असत्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ, प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन पार्टी द्वारा चुने गए नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो नरेंद्र मोदी के लिए कभी चुनाव आपने देखा है क्या, नहीं होता ना। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है आपका। संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। अब ये कह रहा है कि संविधान में जो प्रधानमंत्री है उनका कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। बताना क्या है, असत्य कथन बताने हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य होने चाहिए, अन्यथा वे मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो नहीं भी रहेगा तो 6 महीने के अंदर जो है वो ले सकता है, मतलब सदस्यता, ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्यों। तो प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन द्वारा चुने गए नेता राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त
किए जाते हैं। ठीक है, तो कथन एक सत्य था आपका। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहता है, जैसे कि पीछे क्वेश्चन में हमने देखा ही था। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चुनाव हेतु स्वतंत्र होता है, बशर्ते उन्हें संसद का कोई सदस्य होना चाहिए, लेकिन अगर वे उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो 6 माह के अंदर उनके लिए किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करने की अनिवार्यता होती है, यानी कि कंपल्सरी कर दिया गया है। ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि अभी तो पीछे हमने चैप्टर ये देखा ही था, मतलब ये स्टेटमेंट। चलिए अगला दिया है, राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है, तो देख लेते हैं। पहला दिया है स्टेटमेंट, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। तो हमारे यहाँ देखते ही है, वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसके पास है, तो प्रधानमंत्री के पास है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपको ट्रू हो जाएगा, है ना। अगला स्टेटमेंट दिया है आपका, राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बिल्कुल नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है समानुपातिक, ये सब देखेंगे आप, उसके अनुसार किया जाता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं कर सकता। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। पूछा क्या है इसमें, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। सत्य बताना था, तो पहला सत्य हो गया आपका, दूसरा गलत हो गया, चौथा तीसरा एक और होना चाहिए, है ना। चलिए अगला स्टेटमेंट दिया है, सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसले एवं सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। भारत के सभी रक्षा बलों की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। तो ये भी बिल्कुल क्या है, ट्रू है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5, यानी जितने भी स्टेटमेंट दिए गए थे सही थे, बस 2 को छोड़ के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें विधान परिषद शामिल नहीं होता। अतः राष्ट्रपति उस प्रकार के जनादेश का आह्वान नहीं कर सकता जैसे कि प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने को कह सकता है, लेकिन वही सलाह पुनः मिलने पर वह उसे मानने को क्या होगा, बाध्य होगा। एक बार वो भेज सकता है बस। अगला दिया है, मंत्रिमंडल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, पूछा गया है कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो सत्ताधारी पार्टी के सभी मंत्रियों की राय किसी मामले में भिन्न भिन्न हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन किसी भी मंत्री को सरकार के फैसले को खुलेआम आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है, तथा जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। तो जब राजा ही मतलब चला जाएगा तो सभी को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोनों कथन आपके क्या है, सत्य है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवादों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के कार्यों का वितरण करता है। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने या उनके विभाग बदलने का अधिकार होता है। तो जो ये कपड़ा मंत्री, रेल मंत्री, ये सब बनाते हैं, तो ये कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, तो मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, अतः उसके त्याग पत्र देने की स्थिति में सभी मंत्रियों को भी बर्खास्त माना जाता है, अपने आप हो जाएगा वो बर्खास्त। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन जो हैं आपके सत्य हैं। तो भारत की न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है, बिल्कुल एकीकृत है। अगर आपको जो है हाई कोर्ट में आपने केस दिया, अर्जी दिया, और उसकी जो फैसले आए वो आपको बर्दाश्त नहीं है, आपको पसंद नहीं आया, तो आप सुप्रीम कोर्ट को जो है चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाके। अगला दिया है, उच्चतम न्यायालय भारत में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने की सर्वोच्च संस्था है। तो बिल्कुल सही है। अगर अब सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये वाला फैसला जो है सही दिया था हाई कोर्ट ने, तो अब आपको मानना पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना हो, ये आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, आगे दिया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय व आदेश उससे नीचे की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, तो हाई कोर्ट आके नहीं कहेगा कि आपने ये फैसला क्यों दे दिया, है ना। तो वो क्या है, सभी को सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला मानना पड़ेगा। तो ये क्या था, पूछा था कौन से कथन सत्य हैं, तो ये उपयुक्त सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है।
अब इसका डिटेल वही दिया है तो कुछ मतलब नहीं बनता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं और बताना है कौन से कथन जो है सत्य है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रचलन है। तो हमारे यहाँ जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठ न्यायाधीश बनाए जाते हैं ना, तो जो सबसे वरिष्ठ होता है उसी को बनाया जाता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति का महाभियोग देखेंगे आप आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, वैसे ही 124(4) में देखेंगे आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो है बहुत ही जटिल बनाई गई है। ठीक है। तो महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया लगभग उसमें होती है। तो ये क्या बोल रहा था, दोनों कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसका डिटेल देखते चलते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रचलन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद पर हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रावधान किए गए हैं। किसी न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति व मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 यानी कि 2/3 आपका प्रस्ताव पारित कर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये क्या होता है, विशेष बहुमत कहलाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताना है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। तो बिल्कुल है। अगला कारण दिया हुआ है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनों को कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकती है, मतलब शून्य घोषित कर सकती है। इसीलिए हमारी जो न्यायपालिका क्या हो गई, दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका हो गई। तो ये कारण और कथन दोनों आपके सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। तो वही डिटेल में अभी दिया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी फिर वही कथन और कारण दिए हुए हैं। तो कथन है, सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी नागरिक न्याय हेतु अदालत जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। कारण दिया है, भारतीय न्यायपालिका को प्राप्त अधिकार व स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। तो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका जो है हमारी भारत की, उसे हम मौलिक अधिकारों का प्रहरी भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल कारण और जो आपका स्टेटमेंट है वो दोनों पुष्टि करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न दिया है, न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विवाद शामिल होते हैं। यानी कि न्यायपालिका को कौन कौन से न्याय में जो है शामिल किया जाता है। तो देश के नागरिकों के बीच अगर होगा तब भी हो सकता है, नागरिक और सरकार के बीच में होगा तब भी होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के सरकारों के बीच जो विवाद होगा तब भी होगा, उसके बाद केंद्र व राज्य सरकारों के बीच भी होगा तब भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये क्या पूछा था, शामिल होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 आपके सभी शामिल होते हैं। अब देख लेते हैं इसका डिटेल थोड़ा सा। तो वही चीजें दिया है तो डिटेल देखने का मतलब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। उनके जो है विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हम। कथन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी व दीवानी दोनों मामलों में अपील के लिए संस्था है। तो बिल्कुल ये सही है आपका। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बदल सकता है। तो अभी मैंने बता ही दिया आपको। न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो पाती है। तो ये बिल्कुल हमारा जो न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र निकाय है ना। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, अगर संसद जो है संविधान के मूलभूत ढांचे को जो है अगर चेंज करती है, प्रभावित करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय वहाँ दखलंदाजी करेगा, हस्तक्षेप करेगा और उसे शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट 1, 2, 3 जो 4 दिए गए थे वो आपके न्यायपालिका के बारे में ट्रू थे। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो ये कौन कौन से शामिल होते हैं ये देख लेते हैं हम। इसमें दिया है लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य नहीं होते हैं, है ना। संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल जो है आपके शामिल होते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे यही चीज है, लोकसभा हो गया और राज्यसभा, उसको मिला के हम क्या कहते हैं, संसद कह देते हैं। तो चौथे स्टेटमेंट में आप देखेंगे दोनों जो दिया है दे दिया है, तो इसी को हम आंसर करेंगे, यानी कि केवल 4, यानी संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद शामिल नहीं होता है, लेकिन जब महाभियोग राष्ट्रपति पे लगेगा ना तो उस समय विधान परिषद जो है शामिल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पौंडुचेरी की विधानसभा में के निर्वाचित सदस्य, ये भी ध्यान रखना है, निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर तर्कसंगत विचार कीजिए। तो देख लेते हैं और बताना है कौन से कथन जो है आपके असत्य हैं। तो मंत्री परिषद सभी मंत्रीगण का समूह है, जबकि मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रीगण है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कार्यपालिका का विधिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला दिया है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो आपका पूछा क्या गया था, असत्य कौन सा है, तो केवल स्टेटमेंट 2 जो है आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बाध्य होता ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं और बताना है कौन से जो है सही हैं आपके। तो कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी दल गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता हो गए आपके। राज्य मंत्री किसे कहेंगे, ये स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं ये। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। आपका 1 2 3 जो है 1 2 3 आपका स्टेटमेंट तीनों जो दिया है वो आपका बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश जो है आपका उस समय नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको और रीड कर देती हूँ ताकि, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। यदि वो भी ना हो, ठीक है, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया जाता है। नोट, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, एम हिदायतुल्ला जो है आपके राष्ट्रपति का भी पद संभाल चुके हैं। ठीक है, अगला दिया है, लोकतांत्रिक अधिकार जो है आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये सभी सम्मिलित है। मौलिक अधिकार में बात की जा रही है आपकी, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका बिल्कुल मिलता ही है, आप सभी को पता होगा। आपका आर्टिकल 23 एंड 24 है ना। 23 में बलात्श्रम दिया हुआ है, तो शोषण के विरुद्ध जो है हमारा आर्टिकल 23 और 24 है, ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला दिया है, संवैधानिक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ये भी बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 में देखेंगे आप, आर्टिकल में मिलेगा आपको, तो ये भी बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल ये भी सही है। संपत्ति का अधिकार देखिए अब जो है विधिक अधिकार कर दिया गया है, उस समय जब संविधान लागू किया गया था उस समय ये हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल था। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, पूछा गया था मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है, तो ये कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 आपके शामिल हैं। और छठा आपका संपत्ति का अधिकार है। आपका 44th अमेंडमेंट हुआ था ना 1978 में, उससे संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से रिमूव कर दिया गया है। अब हमारे मौलिक अधिकार पहले जो 7 हुआ करते थे अब 6 है। ठीक है, चलिए डिटेल में वैसे दिया ही होगा। अब देखिए, ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और संपत्ति अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कहाँ आप देखने को मिलेगा, आपको आर्टिकल 300A के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, जबकि अन्य जो दिए थे आपके क्या थे, मौलिक अधिकार थे। अगला प्रश्न दिया है, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सम्मिलित है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से सम्मिलित आते हैं आपको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, हथियार वगैरह लेके करेंगे तो वो आपको सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देश में कहीं भी आने जाने का व बसने का अधिकार, बिल्कुल ये ट्रू है आपका। एस्टेब्लिश ई आपका 19E देखेंगे उसमें मिलेगा आपको ये साथ।
कोई भी काम धंधा करने व पेशा चुनने का अधिकार आपको बिल्कुल दिया जाता है। आप 19 जो आर्टिकल है ना उसकी व्याख्या जो है बहुत सारी डिटेल में दिया हुआ है, वो देख लेंगे एक बार जरूर आप लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपको प्रकार के जो स्वतंत्रता है वो दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है, बिल्कुल। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, बताना है कि कौन से कथन आपके इसमें सत्य हैं, ठीक है। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने व जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हथियार बंद आप जुलूस निकालते हैं तो वो नहीं है, ठीक है। अगला दिया है, दोषी सिद्ध हुए नागरिकों को कानूनी आधार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। अपराधी को नहीं का ये मतलब जो है सभी तरह से एक तरह से अधिकार जो है छीन लिए जाते हैं जब दोष सिद्ध हो जाता है। तो ये क्या पूछ रहा था, कौन से कथन सत्य हैं, तो केवल 2 आपका जो है सत्य हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, डिटेल में वही दिया है तो रहने देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप जुलूस वगैरह निकालते हैं ना या कोई बैठक करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है किसी षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है आपको कि शोषण के खिलाफ जो है कौन कौन से आपको अधिकार जो है दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध बिल्कुल है, या किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का भी निषेध किया गया है, बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाया गया है, बाल मजदूरी पर भी रोक लगाया गया है, शिक्षा का अधिकार आपका है ही। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो है सभी दिए गए थे वो ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को क्या मतलब प्रदान है। तो देखिए, धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार बिल्कुल दिया जाता है, धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है, लेकिन उससे किसी और मनुष्य के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। कंडीशन है इसमें। प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं। प्रचार प्रसार में आप चाहें तो कोई भी विधि अपना नहीं सकते हैं कि आप जाएं और डंडा लेके जबरदस्ती कहें कि आप इस धर्म को कबूल करो, तो ये आपको अलाउ नहीं है। अपनी स्वेच्छा से कोई भी अपना धर्म अपना सकता है। आप अपनी धर्म का जो है प्रचार प्रसार बड़ाई कर सकते हैं, आप अपने धर्म के बारे में अच्छा बता सकते हैं, लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में आप गलत शब्द यूज नहीं कर सकते हैं, गलत प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछा था कौन से जो है सही हैं अधिकारों में, तो केवल 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, मिला हुआ है आपको। अब चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते चलते हैं। धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक काम काजों के प्रबंधन का अधिकार है, साथ ही धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। और उसके बाद धार्मिक प्रचार प्रसार के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देके या अन्य तरीकों के माध्यम से उसे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। कोई भी धर्म मानने व उसके अनुसार या आचरण करने का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति किसी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि दे सकता है, ठीक है। तो पशु बलि भी अब बैन हो ही गया है। ऐसा होने की स्थिति में वह व्यक्ति सजा का पात्र होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब यही है कि किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेष अधिकार देना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि हमारे राज्य का या राष्ट्र का कोई पर्सनल जो है धर्म नहीं है। हम इसमें जो है कोई विशेष अधिकार नहीं देते कि आप कोई भी समुदाय से हैं तो आपको ये विशेष अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। तो विशेषाधिकार नहीं है।
ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती है। ठीक है, आप अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं। किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु आप किसी भी इंसान को बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। पूछा क्या था, कौन से कथन जो है आपके सही है, तो बिल्कुल आपके जितने कथन दिए गए थे वो सही थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को मिले अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन जो है आपके सही है। तो भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हैं को उनकी अपनी भाषा और संस्कृति की संरक्षण का अधिकार है। अगर आप किसी भी भाषा से हैं तो आप उस भाषा को संजोए रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उस भाषा के साथ जा सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है अधिकार आपको मिला हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल दिया जाता है। आप जैसे कि देखेंगे मुस्लिम समुदाय में आपका जो उनकी शिक्षा देने की जो वो है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, आप लोग जानते ही होंगे, तो वो क्या है, वो लोग चलाते हैं अपना मदरसा, है ना, मदरसा चलाते हैं ना, तो ये अभी अधिकार उनको मिला हुआ है। तो ये चीज़ें क्या है, अधिकार उनको देती है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा था, कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देती है तो इसलिए केवल एक आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखिए आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये भी देखते चलते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन इसमें शायद सत्य है बताने हैं। चलिए हम ऐसे ही देखते चलते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, तो अपने मिल जाएगा। ठीक है, दिया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कहा था, आर्टिकल 32 को। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे, ट्रू थे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कौन से कथन जो है सत्य हैं, तो दोनों कथन आपके क्या थे, सत्य थे। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के जरिए हम हमारे अधिकारों में होने वाली कटौती या हनन के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय में शिकायत करके हम उस पर रोक लगवा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन जो है आपके असत्य हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है इस आयोग का गठन 1993 में किया गया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। ठीक है, आयोग में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। यह आयोग देश के मानवाधिकार को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम करती है, यानी ये जाके जागरूक करती है, बताती है कि आप एक मानव हैं तो आपके क्या क्या अधिकार हैं, और अगर आपका हनन होता है तो ये भी जो है संसद में इसको प्रस्तुत कर सकती है, बता सकती है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सजा देने का अधिकार इनको नहीं होता है मानवाधिकार आयोग को। ठीक है, आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की तरफ से स्वयं न्यायालय में अपील भी करता है या किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है। तो समन भेज सकता है लेकिन सजा नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये पूछा क्या था, समन भेजकर बुला सकता है, ये वाला जो है आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं, ये भी सही है, समन भेज सकता है, सजा नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये पांचों स्टेटमेंट जो थे आपके उसमें से कोई भी असत्य नहीं था। तो इसका डिटेल थोड़ा सा हम लोग देखते चलते हैं। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो सजा देने का काम नहीं करता है, वो सुझाव दे सकता है, समन भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्य थे। इस आयोग का गठन 1993 में हुआ। यह आयोग भी न्यायपालिका की तरह स्वतंत्र होता है, अर्ध न्यायिक होता है ये। ठीक है, आयोग में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है। यह आयोग देश में मानवाधिकार को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने, जागरूक करने का काम करती है। आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की तरफ से स्वयं भी न्यायालय में जो है यह अपील कर सकता है या किसी भी अदालत की तरह
चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर, यानी कि जिसने देखा है उसको समन भेजकर वो बुला सकता है। किसी भी सरकारी अधिकारी से पूछताछ भी कर सकता है, ये किसी भी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी भी जेल में जांच कर सकता है। ये जेल में जाके देखते हैं कि वहाँ मानवाधिकार का हनन तो नहीं हो रहा, या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जुलाई 2019 में दोनों सदनों से पारित होने के बाद मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का स्थान ले लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, क्या है ये? तो ये एक कानूनी अधिकार है आपका। ठीक है, संविधान लागू होने के समय अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 300A जोड़ा गया, जिसके तहत अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से युग्म जो है आपके सुमेलित हैं। तो प्रतिज्ञा पत्र किसे कहते हैं? तो कानूनी बाध्यता वाले ऐसे नियम या सिद्धांत जिनके हस्ताक्षरकर्ता देश समूह संधि द्वारा बाध्य हो, जिसे कहते हैं हम प्रतिज्ञा पत्र। तो जानते ही होंगे। समन क्या कहते हैं? तो किसी व्यक्ति के लिए न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश दिया जाता है, नोटिस आता है ना, उसे हम समन कहते हैं। रिट किसे कहते हैं? तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो है जारी करती है औपचारिक लिखित आदेश, उसे को हम क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट आपका क्या किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत, और आपका हाई कोर्ट आप ये करता है आर्टिकल 226 के तहत, यानी कि 226 के तहत जो है आपका ये रिट जारी करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़्यादा क्षेत्रीय विस्तार किसके पास है? तो उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, आगे दिया है एमनेस्टी मानवाधिकार के लिए काम करने वाले इंटरनेशनल कार्यकर्ताओं में का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो बिल्कुल एमनेस्टी यही है। ठीक है, तो ये क्या दिया था? सुमेलित है, तो बिल्कुल सारे सुमेलित थे आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम पाने का अधिकार, यानी कि आपको रोजगार मिले, ये अधिकार आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब पूछा गया है तो नहीं है। ये नहीं है कि आप जब मतलब जॉबलेस है तो सरकार आपको जॉब देगी ही, आपका मानव मौलिक अधिकार है, आप जाके जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दो, क्योंकि आप सभी को पता है मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम उसे चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये कहेंगे काम हमें नहीं मिला तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट में कर दे, तो अभी बेरोजगार सब कोई इतने लोग नहीं होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नीति निर्देशक तत्वों में इसको शामिल किया गया है, जो राज्य पर डिपेंड करता है कि वो उसको लागू कैसे करती है। ठीक है, तो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार आपका बिल्कुल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल है आर्टिकल 32, समानता का अधिकार बिल्कुल है। हमारे प्रस्तावना में समानता जो है दिया गया है 2 तरह का। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने तरह का दी गई है? तो 5 तरह की दी गई है। न्याय कितने तरह का दिया गया है? तो 3 तरह का दिया गया है ना। और समता कितने तरह की दी गई है? तो 2 तरह की दी गई है। ठीक है, तो समानता का अधिकार तो हमारे पास बिल्कुल है, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, काम पाने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है, अतः यह मौलिक अधिकार नहीं है। आप सभी को ये भी पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है अगर राज्य लागू नहीं करती है तो आप उसे न्यायालय में जाके जो है चैलेंज नहीं कर सकते, है ना, मतलब चुनौती नहीं दे सकते। अन्य सभी मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। हमने मौलिक अधिकार किससे लिया है? अमेरिका से अडॉप्ट किया है। लेकिन वहीं देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है, मतलब ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किनको अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप माना जाएगा? तो किनको माना जाएगा? तो देख लेते हैं। अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, तो बिल्कुल ट्रू है आपका। और चौथा, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज में स्वीकृति मिली है। ठीक है, तो ये 1 और 4 आपका जो है सही हो जाएगा, 1 और 4। अब बाकी क्यों नहीं थे ये भी हम देख लेते हैं। तो वस्तुतः अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 जो दिया था कि अधिकार क्या व्यक्ति का कर्तव्य का बोध कराता है? तो बिल्कुल नहीं। अधिकार व्यक्ति पर युक्त निर्बंधन करता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। चलिए अगला प्रश्न दिया है, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका
फोन जो है टैप किया जा रहा हो, तो ये तो पर्सनल हनन हुआ, तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो तो उपयुक्त संदर्भ में से कौन से अधिकार का उल्लंघन होता है। तो आप सभी को समझ आ रहा है कि फोन आपका टैप होगा तो पर्सनल चीज होता है फोन, तो ये निजता का अधिकार होता है आपका, ठीक है। तो इसका क्या होगा, उल्लंघन किया जाएगा। निजता के अधिकार के कारण किसी व्यक्ति के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती है और ना ही फोन टैप किया जा सकता है। अब वो क्रिमिनल होगा तो ये कुछ शर्तों के साथ होता है, ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में निजता का अधिकार, ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे पास है, ठीक है। जैसे अभी आधार कार्ड पे आप लोगों ने देखा होगा ये चीजें जो है बहुत उभर के आ रही थी, निजता का अधिकार। ये अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 10th, हम इसका देखते हैं। तो इसका पहला चैप्टर होगा सत्ता की साझेदारी। तो हमारे संविधान में सत्ता की साझेदारी कैसे की गई है, कार्यपालिका न्यायपालिका ये सब कैसे वर्क करते हैं, ये चीज हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे यानी कि हॉरिजॉन्टल बंटवारे की बात हो रही है। वर्टिकल इसको कहते हैं, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। जो आप लंबी लंबी लाइन खींचते हैं ना उसको वर्टिकल या आप ऊर्ध्वाधर कहेंगे, या जो हॉरिजॉन्टल इसको या क्षैतिज रेखा कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्षैतिज में जो है किसका बंटवारा किया जाता है। जैसे देखेंगे कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, इनका क्या है, ये तीनों जो है अपने अपने स्तर पर रह के काम करते हैं, तो ये क्या है, क्षैतिज है, ठीक है। लेकिन वही देखेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार जो होती है, तो सबसे पहले केंद्र सरकार आता है, उसके नीचे आप देखेंगे राज्य सरकार आता है, उसके नीचे आप देखेंगे स्थानीय सरकार आता है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये ऊर्ध्वाधर मतलब कि आपका डिवीजन किया गया है। तो ये दूसरा वाला जो है ये ऊर्ध्वाधर किया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, नहीं, ट्रू नहीं है। यानी कि फॉलो सिर्फ कौन सा कर रहा है आपका, फॉलो सिर्फ जो है आपका पहला स्टेटमेंट कर रहा है। तो इसमें पूछा क्या था, क्षैतिज बंटवारे का, तो केवल एक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्यों दूसरा जो था आपका गलत था। जैसे कि देखेंगे केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकारों के रूप में सत्ता का बंटवारा क्षैतिज ना होकर ऊर्ध्वाधर प्रकृति का है, यानी कि वर्टिकल वे में, ठीक है। अतः कथन 2 जो था आपका गलत था। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था की पूर्ति करते हैं। तो आपको पता ही है कि कहीं पे जहाँ पे न्यायपालिका को पाबंदी लगाना हो तो संसद लगाती है, न्यायपालिका को जहाँ संसद पे लगानी हो तो संसद वो न्यायपालिका प्रतिबंध लगाती है, विधायिका विधि बनाती है, ये सब जानते ही होंगे आप। तो ये क्या करते हैं, ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अपने अपने स्तर पर रखे कार्य करते हैं। तो ये देख रहे हैं ना आप, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। और वही जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार है वो क्या है, तो वर्टिकल है। यहाँ पे मैं बना रही ऐसे तो खड़ी लाइन वाला समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर। चलिए अगला चैप्टर दिया है संघवाद। तो आप सभी को पता ही है संघवाद का, अभी देखा ही हमने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका स्थानीय सरकार में बटा हुआ है, उसी को हम संघवाद कहते हैं। अब उसका प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो संघीय व्यवस्था, आप इसमें जो भी टर्म्स दिए गए हैं ना उससे आप ये भी समझ सकते हो कि संघीय व्यवस्था जो है वो क्या है ना। तो जैसे कि देखेंगे पहला स्टेटमेंट दिया है, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, यानी कि संघीय व्यवस्था वहां उसे कहेंगे जहां पे 2 या उससे अधिक स्तरों वाली सरकार हो। जैसे हमारे यहाँ क्या है, पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका स्थानीय सरकार, है ना। अब दूसरा दिया है कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र हो। तो आप सभी को पता ही है, सभी चीजों में जो कानून बनाने में भी आप देखेंगे समवर्ती सूची, आपका संघ सूची और आपका कंकरेंट लिस्ट जो आपका समवर्ती सूची होता है ना। तो संघ, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची तीनों होते हैं। तो तीनों अपने अपने जगह पे कानून बनाने के लिए उनको जो है प्रायोरिटी दी गई है। कर वसूलने का भी आप देखेंगे डिवीजन किया गया है और प्रशासन का भी अपना अपना थोड़ा सा अधिकार क्षेत्र सबको दिया गया है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये संघीय व्यवस्था को जो है फॉलो कर रहे हैं स्टेटमेंट, ठीक है। अगला स्टेटमेंट दिया है आपका, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि स्थानीय सरकार बना दिया गया है और नाम का बनाया गया, नहीं, उसको भी क्या है, आपको हर स्तर पे उसके भी अस्तित्व को माना गया है और उसको अधिकार दिए गए हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या कर रहा है, संघीय संघवाद को जो है आपको फॉलो कर रहा है। अगला दिया है, राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह है। अब जब दे ही रहे हैं, आपका यहाँ पे दे ही दिया कि हर स्तर का एक अस्तित्व है, तो राज्य की सरकार जो है क्या वो केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होगी, क्या नहीं होगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉलो नहीं करेगा संघीय व्यवस्था को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 जो है आपके फॉलो कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब इसका
वही है जो हमने देखा था। आगे बस यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्य की सरकार का केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होना संघीय व्यवस्था नहीं बल्कि एकात्म व्यवस्था की विशेषता है। तो जो राज्य सरकार अगर केंद्रीय सरकार को जवाबदेह है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब केंद्र सरकार उससे कुछ रिपोर्ट मांगे तो वो दे, तो ये आप देखने को क्या मिलेगा, उसको हम कहेंगे एकात्म व्यवस्था। ठीक है, हमारे भारत में संघीय व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार संघ सूची के विषय हैं। तो बिल्कुल प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार ये सब क्या है, संघ सूची के विषय हैं। अगला दिया है शिक्षा, वन, विवाह। अब देखिए विवाह से तो जरूर याद रखिएगा आप लोग कि दो लोगों से मिलकर होता है विवाह, तो वो राज्य सूची का विषय ना होकर वो किसका है, समवर्ती सूची का है। और समवर्ती सूची आप लोग जानते ही हैं कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जिसमें रूल बनाती है। वैसे तो सब मान्य जो आखिरी होता है वो केंद्र संघ सूची वालों का यानी कि केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, तो राज्य सूची में विवाह जो है नहीं आता, समवर्ती सूची में आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, गलत दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट दिया है व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई जो है समवर्ती सूची के विषय नहीं है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला स्टेटमेंट दिया है, अच्छा बताना था कि कौन कौन से जो है सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बताना था इसमें आंसर, सॉरी फॉर दैट, लेट हो रहा है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जैसा कि 2 और 3 देखा हमने गलत था, सही नहीं है बताना है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका आपका 2 और 3 यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आप। शिक्षा, वन, विवाह समवर्ती सूची, जबकि व्यापार, वाणिज्य एवं सिंचाई किसके हैं, राज्य सूची के। सिंचाई से तो जरूर याद रहेगा आप लोगों को कि राज्य सूची का विषय है, तो वैसे भी कर सकते थे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए राज्य सूची में, केंद्र सूची में यानी कि संघ सूची में और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, थोड़ा सा आप लोग एक बार ओवरव्यू जरूर हो लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है, यानी कि इनमें हम बदलाव करने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी होनी चाहिए, तभी अब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा का व्यवस्था किया गया है ना, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो ये कैसे कब करेंगे? जब संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से बिल पारित हो जाएगा और आधे से अधिक कम से कम राज्यों की जो है मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ पे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो आपका प्रावधान है ये आपको अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 368(2) में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दिया है कि 73वें एवं 74वें यानी कि 73 एंड 74 संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार कौन से कथन जो है सही नहीं है, इसमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या बताना है, सही नहीं है। कई बार क्वेश्चन जो है इसमें गलत हो जाता है ये चीजें देखने में। तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका क्या दिया है? पहला स्टेटमेंट दिया है कि स्थानीय, सॉरी एक सेकेंड, ये हो गया। अच्छा ठीक है, स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है। तो बिल्कुल स्थानीय निकाय जो है उनकी भी हमेशा जो है चुनाव करवाना चाहिए, ये बाध्यता है। 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो हम पीछे देखे ही थे 1/3 जो है मिनिमम स्थानीय निकाय में जो है सीट जो है आरक्षित महिलाओं के लिए की गई है। हर राज्य में पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो सेंट्रल लेवल पे जो होता है ना चुनाव आयोग, वो चुनाव नहीं करवाता ये स्थानीय निकाय का, ध्यान रखिएगा। ये जो राष्ट्रपति और विधानसभा ये सब का चुनाव जो करवाते हैं चुनाव आयोग, वो नहीं करवाता। ये राज्य चुनाव आयोग जो है वो अपना पंचायती और नगर पालिका का चुनाव करवाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू था, ये पहला भी ट्रू था। चौथा दिया है स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है। बिल्कुल नहीं, ये स्थानीय स्वशासी निकायों की जो सत्ता में भागीदारी है वो हर राज्य में एक समान नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा था सही नहीं है कौन, तो ये स्टेटमेंट क्या है? चौथा जो है गलत है आपका। तो चलिए
देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ 4 आपका गलत दिया हुआ था। स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी की प्रकृति एवं मात्रा का निर्धारण राज्य के विधानमंडल के अधीन है। ध्यान रखिएगा ये किसके अधीन है, तो राज्य के विधानमंडल के अधीन है। फलतः यह भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, तो प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई थी, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अभी हम देखेंगे लिंगानुपात जो है 2001 में क्या था और आपका 2011 में क्या था। आगे दिया है जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात के मामले में मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई है। तो मामूली सी वृद्धि दर्ज नहीं की गई, एक अच्छा खासा जो है आपका वृद्धि दर्ज किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 सही हो जाएगा, सिर्फ एक आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए आंसर हो गया आपका। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। ठीक है, डिटेल जो दिया हुआ है इसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनगणना से तो आप सभी को पता ही है, बन ही जाता है क्वेश्चन हर एग्जाम में। जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है, जो 1933 से बढ़कर आपका 43 हो गया है। तो लगभग 10 की वृद्धि हुई है। अतः कथन 1 जो था आपका सही था। ठीक है, ये 1000 पे देखा जाता है। ठीक है, लिंगानुपात। ओके, आगे दिया है जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु को ही काउंट किया जाता है। इसमें ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये चीजें जो है, 0 से 6 कितनी एज रखी गई है लिंगानुपात जब देखा जाता है शिशु का। तो ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को में कमी दर्ज की गई है, जो 1927 से घटकर 1919 हो गई है। वृद्धि ना होकर कमी हुई है। ठीक है, तो ये कथन 2 क्या था आपका, उसमें गलत दिया हुआ था। लिंगानुपात की गणना जो है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। यानी कि लिंगानुपात यही होता है कि जैसे 1000 पुरुष को लिया जाएगा, उस पर देखा जाएगा कि फीमेल्स जो है कितनी है। जैसे कि वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कितने थे, 943 थे, तो 943 जो है 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं, मतलब उनकी संख्या है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कहाँ कहाँ प्रावधान किया गया है, देखिए अभी जो ये बुक छपी होगी उस समय शायद नहीं रहा होगा, लेकिन अब याद रखिएगा पंचायती राज में भी है आपका, लोकसभा में भी है, उसके बाद आपका देखेंगे इसमें नगर पालिका तो हो ही गया, स्थानीय निकाय में विधानसभा दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर दिया है, ऐसे जो क्वेश्चन है उस टाइम में बना है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि 3 और 4 ही बस ले रहा है। जबकि अब देखेंगे आप लोकसभा राज्यसभा में भी आपका नंदिनी परियोजना आपने देखा होगा योजना, उसके तहत दे दिया गया है। चलिए कहीं डिटेल में भी दिया होगा, तो डिटेल देख लेते हैं। पहले इसका डिटेल थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं किया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% स्थानों की आरक्षण की मांग उठाई गई है, और इसके लिए 108वें संविधान संशोधन विधेयक 2008 प्रस्तुत किया गया है, और ये अब पास भी हो चुका है। ध्यान रखिएगा, इस विधेयक को राज्यसभा में 6 मई 2008 को पेश किया गया, किंतु विधेयक पारित नहीं हो पाया था, अभी पारित हो चुका है। पुनः विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में 9 मार्च, ये तो इसकी हिस्ट्री बता रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 15वीं लोकसभा का 2014 में विघटन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह विधेयक जो है समाप्त हो गया था। लेकिन पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण, जिसे राज्य विधानमंडल चाहे तो 50% तक भी कर सकता है। जैसे बिहार में 50% जो है आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, ये लोकसभा और राज्यसभा का ना, आप लोगों को जाके विधानसभा में ये आपको जाके पहली बात ये करनी है कि कौन सा संशोधन हुआ था। ठीक है, वो भी आपको देखना है, और कौन से मतलब कि कितने परसेंट जो है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में भी 1/3 जो है बिल पास कर दिया गया है, तो कितने तारीख को पास हुआ था ये भी आपको जरूर देख लेना है। क्योंकि अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये प्रश्न आया था, नंदिनी जो आपका ये मैटर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत के संविधान में, मतलब इसमें बताना है कि कौन से कथन जो है आपके सही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, तो हमारा धर्मनिरपेक्ष संविधान है।
सभी नागरिकों को एक समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। धर्मनिरपेक्षता कहता है धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। बिल्कुल, धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। यानी कि समानता को अगर सुनिश्चित करना पड़ेगा तो आपके धार्मिक समुदाय में भी जो हमारी संविधान है या सरकार है वो आपको हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, तो ये चारों कथन आपका सही है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता वहीं तक दी गई है जब आप किसी और को उससे जो है नुकसान ना पहुंचाएं या किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो। ठीक है, तो भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान नहीं है। सभी नागरिक एवं समुदाय को किसी भी धर्म का पालन एवं प्रचार करने की आजादी दी गई है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। भारत का संविधान धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं। उनके ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है बताया गया। तो इसमें देखेंगे आप सी जो है आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए हिंदू हैं 79.8% है, जो कि अब देखिए डेटा चेंज हो चुका है। अब ये जब डेटा आएगा आपके सामने 2021 का तो पता चलेगा। मुस्लिम कितने हैं? तो 14.2% है। ईसाई कितने हैं? तो 2.3% है। और सिख आपके 1.7% है। ठीक है, अन्य जो है जैसे कि 2% के अंदर आ जाते हैं बौद्ध और भी कोई धर्म होंगे वो आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जैन हो गए, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा सही, ये वाला सी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा जरूर याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदू है, फिर आपके मुस्लिम है, फिर ईसाई है ना। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, HMI करके याद रख लीजिएगा, HMIS, है ना, हे मिस, ऐसा करके याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म राजनीति के लिए अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला जो है धर्म जो वर्ड है उसको गायब कर दिया जाता है और फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जाता है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से किसे अलग नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला दिया स्टेटमेंट, धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से था। तो बिल्कुल नहीं, उनका कोई धर्म से मतलब ये नहीं था कि हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट पूछा था सही कौन से है, तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। अब क्या मतलब था उनका ये भी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो राजनीति के लिए धर्म की अनिवार्यता के संदर्भ में महात्मा गांधी का धर्म से अभिप्राय ये हिंदू या मुस्लिम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कोई अच्छा एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। जो सभी धर्मों से जुड़े हैं, अतः कथन 2 सही नहीं था। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, यानी कि अच्छे नैतिक मूल्यों से है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है आपका जन संघर्ष और आंदोलन। अब ये देखिए फेडकोर जो दिया है ना, तो अभी एग्जाम हुआ था उसी में पूछ दिया था, ये फेडकोर आपको देखने को कहाँ मिलेगा, है ना, संस्था कहाँ की है, जन संघर्ष और आंदोलन में। तो ये तो जो आपका था ना, पानी के निजीकरण के विरुद्ध जो है ये इसका जो बोलीविया में हुआ था कि वहाँ पे पानी का चार्ज लिया जाने लगा था और उनका जो है 1000 रुपया लगभग पड़ने लगा था पानी का। तो उसके विरुद्ध जो है ये फेडकोर नामक संस्था जो थी उसने क्या किया था, बोलीविया में पानी आंदोलन किया था। ठीक है, तो इसका देखिए हम डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। फेडकोर दक्षिणी अमेरिका देश बोलीविया का एक संगठन है जिसका उद्देश्य सर्वसामान्य हितों की रक्षा करना रहा है। फेडकोर ने बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध, यानी कि पानी का निजीकरण किया जा रहा था, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था वाटर का, जो कि बेसिक नीड होता है ना, क्योंकि वहां की सरकार को कोचंबा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था। इस संगठन में इंजीनियर, पर्यावरणविद एवं स्थानीय लोग शामिल थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं ग्रीन बेल्ट आंदोलन का संबंध पर्यावरण आंदोलन से है। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा आंदोलन आप जानते ही होंगे, सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर बना था। तो मेघा पाटेकर ने मध्य प्रदेश में, देखेंगे आप, एक छोटा सा कोई गांव था, ध्यान नहीं आ रहा अभी, उसमें क्या हुआ था कि सबको जो है विस्थापित किया जा रहा था। तो उस समय और उसकी हाइट को लेके जो है ना ये नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ग्रीन बेल्ट आंदोलन भी हो गया, इसका भी संबंध किससे है, तो पर्यावरण से है। ठीक है, ग्रीन बेल्ट आंदोलन की नेता बंगारी मथाई को वर्ष 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अच्छा हुआ यहाँ पे आपने ये देख लिया कि ग्रीन बेल्ट आंदोलन के जो आपकी नेता थी, मतलब नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया था, तो बंगारी मथाई थी। उनको जो है देखेंगे 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, है ना।
और नर्मदा बचाओ को तो मैंने बता ही दिया, मेघा पाटेकर, है ना, पाटेकर। और आपके बहुत सुंदर बहुगुणा किसके थे, ये जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। वाम सेफ संगठन का संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से रहा है। वाम सेफ संगठन का संबंध किससे रहा है, तो जाति के भेदभाव से रहा है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन था, वाम सेफ जो था। अगला प्रश्न है, लोक की स्थापना हेतु आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस से सप्तदलीय गठन का संबंध किस दक्षिण एशियाई देश से है, तो ये किससे है, आपका नेपाल से है, ठीक है। चलिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 2005 में तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र द्वारा निर्वाचित सरकार की भंग कर दिए जाने की प्रक्रिया स्वरूप अप्रैल 2004 में संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों द्वारा 7 पार्टी अलायंस यानी कि सप्तदलीय गठबंधन बनाया गया एवं बंद का आह्वान किया गया। अंततः 24 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा मांगों को मानने के बाद इसी गठबंधन द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अब ये दे रहा है कि दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सही है, तो चलिए देख लेते हैं। दिया है, बतौर संगठन सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आपका इसमें क्या होता है ना कि ये लोग दबाव समूह जो होते हैं वो संगठन बनाकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो ये ट्रू है आपका। अगला दिया है, राजनीतिक पार्टियों के समान इनका लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, बिल्कुल नहीं, इनका कोई लक्ष्य नहीं होता कि हम सत्ता हासिल करें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या दिया था, सही कौन से है, तो सिर्फ एक आपका सही हो जाएगा दबाव समूह के बारे में। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। यही है आंसर, क्या हो जाएगा इसका, ए, है ना, केवल एक सही था। आमतौर पर दबाव समूह सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा उसमें हिस्सेदारी नहीं करते हैं, ठीक है। अगला दिया है राजनीतिक दल के बारे में, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, बताना है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, बिना चुनाव में भाग लिए वो राजनीतिक दल बनेंगे कैसे, और राजनीतिक दल बने ही क्यों है फिर, है ना, तो ये तो लेंगे ही, सही है। ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो बिल्कुल ये जनमत निर्माण में है, राजनीतिक दल जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, तो बिल्कुल राजनीतिक दल इसीलिए बनाया ही जाता है। ये दिया है, ये केवल, वैसे भी केवल लगता है ना, तो थोड़ा सा उस स्टेटमेंट को जरूर पढ़िएगा, वो अक्सर गलत रहता है। ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करता है, बिल्कुल नहीं, ये क्यों अपने सिर्फ अपने सदस्यों के हित के बारे में कार्य करेगा, तो वो फिर कभी जो है आगे आएगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था सही नहीं है कौन, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल करते चलते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, कार्यों को दिया हुआ है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सामान्य हित में कार्य करना होता है, जबकि दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। तो दबाव समूह क्या होता है, जैसे कि कोई एक कम्युनिटी है, उसने एक दल बनाया और वो क्या करती है कि हमारे पे जो है बहुत सारा, मतलब वो सताए गए होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हैं। तो वो जब वो एक समूह खुद बना के आए हैं, तो वो दूसरे समूह की मांग रखने आएंगे क्या, नहीं रखेंगे, वो खुद के हित के, जो खुद के उनके सदस्य उनके हित की बात करेंगे वो, है ना। लेकिन जो राजनीतिक दल होता है वो बहुल, मतलब कि सभी के समान में, मतलब एक बड़ी संख्या का होता है, तो वो क्या अपने लिए करेगा क्या, नहीं, वो सबके लिए दिखाता है कि मैं सबके लिए काम करूंगा आऊंगा, तो है ना। तो ये होता है आपका राजनीतिक दल का कार्य। अब राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या हो जाते हैं, तो जैसे चुनाव लड़ेंगे, वो सरकार बनाना या विपक्ष में बैठेंगे। 1/10 अगर वो वोट ले आते हैं तो वो विपक्ष में बैठते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा का कोरम भी होता है, कोरम भी क्या है, 1/10 ही है कोरम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे दिया है, नीति एवं कानून निर्माण में भाग लेना, तो बिल्कुल नीति बनाना और कानून निर्माण में जो है भाग लेना ही उनका काम है। आगे दिया है, जनता को प्रशिक्षित करना, तो जनता को प्रशिक्षित करना मतलब जागरूक करना, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखना, सरकार एवं जनता के बीच सेतु का कार्य करना आदि। अब जो राजनीतिक दल जैसे विपक्ष में बैठ जाती है, तो वो क्या करती है, सरकार की जो नीतियां हैं अगर वो गलत कर रही है तो वो जनता के समक्ष रखेगी, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, राजनीतिक दल के कार्य होते हैं। थोड़ा सा आप लोग राजनीतिक दल के कार्य जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। दिया है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पूछा है कि दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आप सभी को पता ही है, जैसे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल करती चलती हूँ क्योंकि ये जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बने थे इससे। जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है इसको कब दिया गया था, तो इसको 2016 में जो है आपको राष्ट्रीय दल का जो है दर्जा दिया गया था। ये भी याद रखिएगा कि 2016 में इसको राष्ट्रीय दल का जो है दर्जा दिया गया था। और ये ममता बनर्जी के, ये तृणमूल की बात हो रही है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में कब बना था, तो ये बना था आपका 1998 में, है ना। थोड़ा सा ये सन आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, वैसे शायद यही है। 1998 में जो है आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना था, जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है 2016 में मिला था, ठीक है। और नेतृत्व किसकी है ये, तो ममता बनर्जी का। आप लोग बांग्लादेश जानते ही, पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्लादेश नहीं, हसीना देशमुख हो जाएंगी वो, तो आपको ये याद रखना है पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगला जो दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो ये भी क्या है आपका राष्ट्रीय दल में गिनती किया जाता है इसको। इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रवादी दल की जो है ना स्थापना 1999 में हुआ था, यानी कि 1999 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है ना, इसका जो थीम है, मतलब कि सोच है, विचारधारा है, वो मार्क्सवादी और लेनिनवाद से प्रेरित है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में कभी भी मतलब बन सकता है कि ये किसके मतलब विचारधाराओं से प्रेरित है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मार्क्सवाद एवं लेनिन के विचारधाराओं से प्रेरित है, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में, यानी कि 1999 में। अब चलिए अगला देखते हैं बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी से तो आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए ये कब आया था, तो बहुजन समाज पार्टी जो है ना 1984 में आया था, ठीक है। 1984 में किसके नेतृत्व में आया था, तो कांसी राम के नेतृत्व में आया था। ये भी नाम कभी भी पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में जो है इस बहुजन समाज पार्टी का बीएसपी शायद है ना, उसकी जो है गठन की गई थी। तो 1984 में कांसी राम के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था बहुजन समाज पार्टी का, ठीक है। आगे दिया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी, ठीक है। अच्छा इसमें बीजेपी और कांग्रेस नहीं दिया, देखते हैं अगर आगे दिया हो तो। ये अब थोड़ा सा आप लोग ईयर याद रखिएगा क्योंकि ईयर जो है एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको याद नहीं हुआ होगा तो एक बार पीछे फिर से वीडियो को करके फिर से याद कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं दिया है कि नहीं बीजेपी के बारे में। क्या दिया था, तो ये राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है इनको। कौन कौन को, तो ऑल इंडिया तृणमूल, राष्ट्रवादी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। अब देखिए डिटेल में दे दिया है कौन कौन से हैं। जैसे कि देखिए उपयुक्त सभी दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑल इंडिया तृणमूल एक हो गया, ममता बनर्जी, बहुजन समाज पार्टी हो गया, कांसीराम के नेतृत्व में जो बना था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वाला जो है ना, ये आपका बना था कब, 1964 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो जो आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, तो ये भी मार्क्सवादी और लेनिनवाद की विचारधारा से प्रेरित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कब बना था, तो 1999 में, हम देख ही लिए थे। आगे दिया है भारतीय जनता पार्टी। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें डिटेल करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, अभी भी ये सत्ता में है। तो भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखिएगा, पहले क्या हुआ था 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, इन्होंने, मुखर्जी भी लिख देती हूँ, इन्होंने 1951 में जनसंघ के नाम से जो है एक मतलब संस्था बनाई थी इन्होंने, जनसंघ के नाम से, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी जनसंघ को जो है ना बाद में पुनर्जीवित किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका भारतीय जनसंघ, इसका पूरा नाम था भारतीय जनसंघ, ठीक है। किसके द्वारा, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में इसको बनाया गया था। इसी को पुनर्जीवित करके आप देखेंगे 1980 में, 1980 में, ठीक है, 1980 में उसको भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया गया। और ध्यान रखिएगा भारतीय जनता पार्टी जो है थोड़ी सी विचारधारा ये अपनी कैसी रखती है, मतलब इसे प्रबल विचारधारा ही कहिए, राष्ट्रवाद यानी कि हिंदुत्व पे रखती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित है और हिंदुत्व को जो है ज़्यादा महत्व देती है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा कि बीजेपी का जो है 1980 में एस्टेब्लिश हुआ था और पहली बार शायद सरकार में कौन आया था, 1998 में आया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं।
अगला दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है आपका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमने देख ही लिया, 1964 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कब बना था, तो ये बना था आपका 1885 में, ठीक है, ये भी पुराना ही मतलब दल है। नेशनल पीपुल्स पार्टी भी आपका, ये भी जो है आपका राष्ट्रीय दल में आता है। तो आप लोग 8 राष्ट्रीय दल याद रखिएगा, नहीं कुछ ज़्यादा याद रहे तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि बहुजन समाज, तृणमूल, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी तो आपको याद ही रहेगा, और कांग्रेस तो याद ही रहेगा है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस। कम्युनिस्ट पार्टी हो गया आपका, कांग्रेस पार्टी हो गया, और एक नेशनल पीपुल्स पार्टी भी है, ठीक है। पीपुल्स पार्टी कब स्टेब्लिश हुआ था मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग जरूर देखिएगा इसको भी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आजकल क्वेश्चन बन जा रहे हैं कि कब इसका जो है स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा, थोड़ा सा इसको और मैं बड़ा कर देती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ उसको सुन लीजिएगा, थोड़ा सा इसका मेरे ख्याल से लेटर सही नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त करना और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत दर्ज करना आवश्यक है। इसको याद रखिएगा, बीपीएससी के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है, ठीक है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करना और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीट, और यहाँ पे विधानसभा के चुनाव में जो आप देखेंगे कम से कम 2 सीट पर जो है जीत दर्ज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तभी आप राष्ट्रीय दल में आओगे। तो इसका दोनों जो है आपका सही था। चलिए और भी टर्म एंड कंडीशंस होंगे इसके, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देखते चलते हैं, ये सबके लिए जरूरी है, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता पाने के लिए शर्तें, एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करता है। तो कौन कौन से शर्त है तो देख लेते हैं हम लोग। पहला शर्त यह है, यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीट जीत जाती है, या का मतलब होता है तीनों में से कोई एक। तो या यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है, या यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है, यानी कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में वो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखेगी तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी का जो है दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया है, एक पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित शर्तों में से कम 4 शर्तों को पूरा करती है, ठीक है। तो पहला शर्त क्या है, अब इन चारों में से देख लीजिए कौन कौन से शर्त है, क्या क्या है। यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम 3% सीट या कम से कम 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त करती है, या यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या को किसी भिन्न के पीछे से कम 1 सीट प्राप्त करती है, या यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम 6% मत प्राप्त करती है और साथ ही कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतती है, या एक अन्य मापदंड के अनुसार यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल रहती है लेकिन वह उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों में से 8% यानी कि 8% मत प्राप्त करती है तो उस राज्य में उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न दे रहा है निम्नलिखित राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नहीं किए गए हैं, यानी ये बताना है कि यहाँ पे कौन से प्रावधान जो नहीं किए गए हैं सुधार के लिए। तो पहला स्टेटमेंट है दल बदल विरोधी कानून, बिल्कुल आप लोग को पता ही होगा, 52 अमेंडमेंट 1985 है ना। अच्छा, इसको 91 संविधान संशोधन 2003 था ना शायद, सन देख लीजिएगा एक बार, उसके तहत जो है दल बदल विरोधी कानून के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल किया गया है। अगला दिया है पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए उम्मीदवार द्वारा संपत्ति एवं आपराधिक मामलों के ब्यौरा संबंधी शपथ पत्र की अनिवार्यता। अब ये देखिए पूछ रहा है कि क्या किया गया है, क्या तो ये बिल्कुल किया गया है कि आप अगर चुनाव दल में आ रहे हैं तो उसके पहले आपको बताना होगा कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला दिया है सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन देगी। सरकार कहाँ से धन देगी, ये बिल्कुल
बिल्कुल नहीं है। सरकार धन देती तो सब कोई चुनाव में जो है आ जाता, खड़ा हो जाता, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है, सही नहीं, प्रावधान नहीं किए गए, तो ये 3 नहीं किए गए हैं। अगला और देखते हैं, आगे दिया है राजनीतिक दल में प्रमुख पदों पर महिलाओं के आरक्षण की अनिवार्यता। अब अनिवार्यता की गई है कि नहीं, तो ये प्रमुख पदों पर नहीं की गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल 3 और 4 आपके सही नहीं दिए हुए थे। अब चलिए हम इसको देखते हैं। हाँ, वो 2003 ही था, यहाँ पे सन दिया हुआ डिटेल। अब ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में 52 अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया, तो इसे 1985 में पारित किया गया था, जिसे 91 संविधान संशोधन यानी 91 संशोधन अधिनियम 2003 के तहत पुनर्संशोधित किया गया, यानी कि दोबारा उसमें संशोधन किया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2011 में दिए गए एक आदेश के तहत चुनाव के हर उम्मीदवार को, यानी कैंडिडेट को, अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो कब से किया गया है, 2011 से। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, लोकतंत्र के परिणाम। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है बताना है। ठीक है, तो इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया है। ये वाला आपका स्टेटमेंट क्या है, सही दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। जैसे दिया है, उपयुक्त में से विकल्प सी सही है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। राजनीतिक गैर बराबरी का मतलब ये है कि कोई भी अभी जो है राजनीति में आ सकता है, उसके लिए कोई एक अच्छी सी मापदंड नहीं रखी गई है, ना ही शिक्षा रखी गई है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, क्योंकि प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति का भार बराबर होता है। लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं, कमजोर वर्गों के साथ हो रहे भेदभाव एवं लोगों के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आज भी चुनौतियां बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए अभी चुनौतियों में पूछा जाए कि लोकतंत्र में क्या चुनौतियां हैं, तो यही हो जाएगा आपका जो अभी लास्ट में स्टेटमेंट दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो लोकतंत्र आएगा तो बहुसंख्यकों का शासन तो होगा ही नहीं, है ना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होगा तभी तो लोकतंत्र स्थापित होगा। व्यक्ति की गरिमा को जो है इसमें जीने का अधिकार मिलता है। विधि के समक्ष सभी को समानता मिलती है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। अब्राहम लिंकन के द्वारा क्या है, डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ सत्ता का जो असली स्रोत होता है शासन का, वो कौन होता है, तो जनता होता है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऐसा है, वो अब्राहम लिंकन ने दिया था डेफिनेशन। ठीक है, चलिए उपयुक्त में से विकल्प डी सही नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत के शासन को स्वीकार किया जाता है, किंतु बहुमत को सदैव अल्पमत का ध्यान रखना पड़ता है। अतः लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियां एवं कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चाएं, व्यक्ति की गरिमा एवं विधि की समक्ष समानता आदि बातें जो है पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है क्लास 11th स्टार्ट होता है, तो हम क्लास 11th और 12th एक वीडियो में करेंगे। इसमें हमने किसको किसको कंप्लीट किया, 9th एंड 10th को कंप्लीट किया। ठीक है, इसके पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें 8 और 9th आपका करवा दिया। 8 क्लास की जो है बड़ी चैप्टर्स थे वो मैंने करवा दिया है पीछे वीडियो में, तो वो भी आप जरूर देखें। और ये 9th 10th कंप्लीट हो गया, 11th और 12th एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए अगर इसको कंटिन्यू करवाना है आप लोगों को, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा जरूर काम कीजिए। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े। वीडियो को अगर पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये जो हमारा चैनल पहुंच पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।